जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से, जिसके लेखक सतनाम सिंह हैं। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति या फिर भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1565 में गार्सिया दी ओस्टा ने किया था। प्रमुख विद्वानों ने जाति की परिभाषा निम्न प्रकार से की है। कुले के अनुसार जब एक वर्ग आनुवांशिक होता है तो उसे जाति कहते हैं। केतकर के अनुसार जाति की सभ्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उसी जाति में जन्म लेते हैं, तथा एक कठोर सामाजिक नियम अपनी जाति के बाहर विवाह करने से रोकता है। दंते के अनुसार एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। मनुष्य का जाति निर्णय जन्म से होता है। इस देश में अनगिनत महापुरुषों ने जाति तोड़ने पर न केवल जोर दिया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगियां इसी कार्य के लिए कुर्बान कर दी। यदि हम उनके कार्यों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनके अथक प्रयासों से आखिर हासिल क्या हुआ। क्या जाति मिटी? क्या जाति के नाम पर होता भेदभाव मिटा? बल्कि हुआ यह कि उनके प्रयास तो थे जाति तोड़ने के, लेकिन उनके प्रयासों के कारण नई नई जातियां खड़ी हो गई, जैसे आर्य समाजी, सतनामी, जाटव, आदि धर्मी आदि। इसका अर्थ ये हुआ कि जाति भारत की रग रग में समाई हुई है। इसे मिटाने के लिए सभी प्रयास निरर्थक रहे हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि जाति मिटाई जा सकती है, उसे बारी बारी से भारत के 6000 गांव में भेजिए। वह किसी भी गांव में खड़ा होकर पूछे कि मुझे अमुक व्यक्ति के घर जाना है। सामने वाला हर गांव में यही पूछेगा, उसकी जाति क्या है। दो अजनबी जब तक एक दूसरे की जात ना पूछ लें, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब जातियां एक दूसरी जाति में विवाह संबंध बनाएंगी, तब जाति अपने आप टूट जाएगी, जबकि वे जानते हैं कि हजारों सालों से घोड़ों और गधों के बीच संकर हो रहा है। न गधों की जाति टूटी है और न ही घोड़ों की, बल्कि एक नई जाति पैदा हो गई है, खच्चर। इसी प्रकार टाइगर और लायन के संपर्क से उत्पन्न नई नस्ल लाइगर कहलाती है। यह बात जीव जंतुओं पर ही लागू नहीं होती, इंसानों पर भी लागू होती है। समाज की भिन्न भिन्न जातियों से लोग साधु बनते चले आ रहे हैं। वहीं सवर्ण अपनी विधवाओं को काशी आदि में छोड़ते आ रहे हैं। जब जवान विधवाओं और साधुओं ने घर बसाए तो अस्तित्व में इंसान नहीं आए, बल्कि एक नई जाति की सृष्टि हुई, भक्तन जाति। भारत में गलती से या षड्यंत्र से पेशों को जाति घोषित कर दिया गया है। वास्तव में जाति इसे नहीं कहते हैं। जैसे लोहार का अर्थ है लोहे के काम करने वाला। लोहे का काम करने वालों के बीच पैदा हुआ एक IAS अफसर, एक प्रोफेसर, एक साहित्यकार भी लोहार ही कहलाता है, जबकि लोहे के औजार भले ही उसने कभी छूकर भी ना देखे हों। वहीं टी स्टाल लगाकर ग्राहकों के जूठे कप धोकर आजीविका कमाने वाला ब्राह्मण या वॉचमैन की नौकरी करने वाला ब्राह्मण पंडित जी ही कहलाता है। ये जाति नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। कोई भी जाति उन अर्थों में नहीं बनी है जिन अर्थों में ब्राह्मण द्वारा उनकी व्याख्या की गई है, जो हिंदू व्यवस्था ने थोप रखी है। जाति मूलतः मूल वंश समूह से अभिप्रेरित है। आदिकाल में लोग समूहों में रहते थे। ये समूह एक खास पहचान से आपस में संगठित होते थे। ये समूह किसी वृक्ष या किसी जीव जंतु को अपना जाति टोटम मान लेते थे। यदि इस टोटम को समूह की पहचान मान लें तो यह पहचान समूह की उत्पत्ति, रीति रिवाज, कुल देवता, विश्वासों, परंपराओं से प्रेरित थी। एक बात ध्यान देने की है कि भिन्न भिन्न समूह भले ही उनका जाति टोटम एक हो, लेकिन कुल देवों, विश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर वे एक दूसरे से पृथक थे। ये जो जातियों के जाति चिन्ह आज भी हमें उपलब्ध होते हैं, ये वही आदिकालीन टोटम है जो समूहों की पहचान है। भिन्न भिन्न समूहों में लोग एक धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है
कि आदमी धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं। धर्म का संबंध आस्था विश्वास से है, जबकि जाति का संबंध आदिम पहचान से है। ये समूह ही आदिकाल से जातियों के नाम से संगठित रहे हैं। कबीलाई समाज आज भी अफगानिस्तान जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। यहाँ अलग अलग कबीलों में आपस में ठनी रहती है। बिहार में आज भी भिन्न भिन्न वर्गों को टोले कहकर पुकारा जाता है। यह कबीले और टोले वास्तव में आदिकाल के वही संगठित समूह हैं जो अपनी अलग पहचान के लिए जाति के रूप में पुकारे जा सकते थे। जब सभी समूह अपना अलग अस्तित्व, अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं, तब चमड़े का काम, लोहे का काम, सफाई के काम आदि के लिए कोई एक ही कबीला अधिकृत कैसे हो सकता है? क्या जूते हर कबीले को नहीं चाहिए? क्या सफाई की ज़रूरत हर समूह को नहीं है? क्या कपड़ा बुनना, कपड़ा धोना हर कबीले का सरदर्द नहीं है? यही वजह है कि हमारे पास वेदों के संकेत विद्यमान हैं कि आर्य स्वयं चमड़े का काम करते थे, यानी कि वर्ण और जाति की सृष्टि करने से पहले आर्य स्वयं चर्मकार थे। यदि आप किसी एक ही समूह से चमड़े का, अपने खेतों का या सफाई का कार्य करवाना चाहें तो लाजमी है कि पहले उसे अपने अधीन करना पड़ेगा। वो यूं ही तो आपके अधीन नहीं हो जाएगा, तब आपको युद्ध करना पड़ेगा। यदि वह हारा तभी आपका गुलाम यानी कि दास बन सकता है और आपके अत्याचार तथा जबरन थोपे हुए काम कर सकता है। इसी आधार पर उस समूह से घृणा भी की जा सकती है और उसे अपमानित भी किया जा सकता है। वर्तमान जाति व्यवस्था इसी रास्ते से होकर आई है। धीरे धीरे यह पराजित समूह शिक्षा संपत्ति से बेदखल होकर अपना प्राचीन गौरव, टोटम, परंपराएं, रीति रिवाज, पूर्वजों, शहीदों, कुलदेवों, देवियों, आस्थाओं, विश्वासों को भूलने लगता है। जीते हुए समूह पराजित समूहों का गौरवशाली अतीत नहीं लिख सकते, बल्कि उन्हें पतित, हीन भावना से ग्रसित बनाकर रखने में ही उनकी भलाई होती है। ठीक यहीं पर जाति के इतिहास जैसी वस्तु के महत्व की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। जीते हुए समूह हारे हुए को आदमी ही नहीं मानते, ऐसे में उनका इतिहास लिखने की भी जरूरत महसूस नहीं करते। प्रश्न उठता है कि इन पराजित समूहों का इतिहास कैसे खोजा जाए। जैसा कि अभी बात की है कि प्रत्येक समूह आदिकाल से एक विशेष टोटम से संबंधित होता है। उसके अपने विशिष्ट रीति रिवाज, कुलदेव, जाति चिन्ह, आस्थाएं, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं होती हैं। इन सब चीज़ों का कुछ न कुछ अंश सदियों के बाद भी समूहों में रहता है। इसी अंश के सहारे इतिहासकार उस समूह के मूल को टटोलता हुआ उसकी उत्पत्ति तक का समूचा इतिहास खोजता है। इससे यह निष्कर्ष भी प्राप्त होता है कि जाति तोड़ने का अर्थ हुआ अपने मूल, टोटम, कुलदेवों, रीति रिवाजों, आस्थाओं, विश्वासों, परंपराओं को तोड़ना। अतः जो जाति तोड़ने निकले वे गलती पर थे। उन्हें जाति नहीं बल्कि जाति के नाम पर प्रचलित घृणा और भेदभाव तोड़ना था, उत्पीड़न रोकना था। एक ही काम एक जाति के लिए आरक्षित है, यह परंपरा तोड़नी थी। किसी को ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन उसे यह भी सोच लेना चाहिए कि आदमी को जाति से कभी भी दिक्कत नहीं रही। दिक्कत रही है तो जाति के नाम पर बरती जाने वाली घृणा से, उत्पीड़न से, भेदभाव से, अपमान से, एक अधिकृत पेशे से। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई दलित आज भी किसी सवर्ण से बातचीत करता हुआ भले ही अपनी जाति बताने में कतराए या छुपाए, लेकिन वही अपने हम जाति वाले से जाति पर खुलकर वार्तालाप करता है, जाति की उपलब्धि का गर्व से बखान करता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी पराजित समूह का इतिहास क्यों लिखा जाए। वास्तव में सदियों की दास्तां पराजित समूहों को हीन भावना से ग्रसित कर देती है। अशिक्षा, कुसंस्कारों, अंधविश्वासों से ग्रसित कर देती है। अभाव, जलालत उसे तोड़कर रख देते हैं। अतः इतिहास उसके अंदर स्वविश्वास और उत्साह पैदा करता है। किसी राष्ट्र या कौम के जिंदा रहने की कसौटी ही उसका इतिहास है। वे कौमें जिनके पास अपने पुरखों की गौरवशाली विरासत हुआ करती है, वे पराजित होने के बाद, पिछड़ने के बाद भी संघर्ष के बल पर पुनः अपने अतीत को दोहरा लिया करती हैं। लहू को लहू एक ना एक दिन पुकारता जरूर है। अतः पराजित समूहों को अपमान, हीन भावना, मायूसी, असुरक्षा रूपी कीचड़ से निकालने के लिए
उनके गौरवशाली अतीत को बताना बेहद लाजमी हो जाता है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जिन जातियों का अपना इतिहास नहीं हुआ करता वे अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती। अतः अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। यहाँ पर चमार जाति के इतिहास का आधार टोटम, कुल देव, जाति चिन्ह, गोत्र आदि को बताया गया है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि समाजशास्त्र एवं इतिहास के विद्यार्थियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। बाबा साहेब ने लिखा है, यह बात भली भांति ज्ञात है कि भारत के लोग किसी समय आदिवासियों के आधार पर संगठित थे और यद्यपि अब कबीलों ने जातियों का रूप ले लिया है तो भी कबीलों का संगठन अभी तक विद्यमान है। प्रत्येक कबीला टोलियों में बटा हुआ था और टोलियां परिवारों के समूहों में बटी हुई थी। हर परिवार समूह का एक अपना कबीला चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो चाहे बेजान, जिनका परस्पर एक ही टोटम होता था। वह विजातीय विवाह करने वालों के समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। सगोत्र परिवारों के विवाह वर्जित थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखकर यदि भिन्न भिन्न कबीलों और जातियों के इष्ट देवों प्रतीकों का अध्ययन करें तो वह नस्ल के निर्णय में नासिका माप निरापाद कसौटी का काम दे सकता है। दुर्योग से भिन्न भिन्न जातियों के विभिन्न टोटमों पर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। यह धारणा है कि इस बात का मुख्य कारण जनगणना आयोगों की लापरवाही है। हिंदू समाज इकाई उपजाति नहीं है, किंतु सजातीय विवाह प्रथा के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू समाज एक कबायली समाज है, वह उपजाति पर आधारित समाज नहीं है। हिंदू परिवार के विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचार को ही प्रधान महत्व दिया जाता है। जाति और उपजाति का विचार गौण है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो आदिम समाज में कबायली प्रतीकों यानी कि टोटमों का था। इसी से प्रकट होता है कि हिंदू समाज अपने संगठन की दृष्टि से अभी भी कबीला ही है। चंवर जाति के इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर वो इतिहास बताया जाता है जो कि आपसे छिपाया गया है। मिलते हैं फिर एक इसी तरह की एक अन्य जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।